नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में राजपाट बदल गया है। बहन मायावती की विदाई हो गई है और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इस समय। अगर मैं कहूं कि बहन मायावती की विदाई के बारे में कि बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, और क्या मलिक साहब आप कुछ करेक्ट कर रहे थे कि फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कहा है कि जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। जी, बहरहाल ये यानी इंट्रोडक्शन रहा। दोस्त की गली से निकले तो फांसी की तरफ चले। जी, लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं जो कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा सवाल है आज मुलायम सिंह के सामने 10 साल से चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का, और आम आदमी उससे ही वाकिफ होना चाहता है कि मुलायम सिंह यादव जी का क्या एजेंडा है। राम मंदिर को छोड़ दें, जो लोग जेल में हैं उनको छोड़ दें, क्या आम आदमी की शक्ल मुलायम सिंह यादव जब तक मुख्यमंत्री हैं, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि 5 साल तक ये विधानसभा चलेगी, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जितने भी समय मुख्यमंत्री हैं मुलायम सिंह यादव, क्या वो आम आदमी की शक्ल गरीबी से निकल करके किस हालात में लेकर के आएंगे कि उत्तर प्रदेश का नागरिक जैसे पहले कहता था शान से कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, वो कहने की स्थिति में आएगा या नहीं। सवाल कई हैं, सब सवालों पर बातचीत करेंगे। मैं आपका परिचय करा दूं, सत्यप्रकाश असीम जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक संपादक हैं उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े अखबार आज के। असीम जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सतपाल मलिक जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और मुलायम सिंह यादव जी के साथ एक लंबे समय तक काम भी किया है, उनके मानस को, उनकी राजनीति को अच्छी तरह जानते भी हैं। मलिक साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और बीपी सिंघल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश को भली भांति जानते हैं। सिंघल साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रोग्राम की इब्तिदा अगर हम सिंघल साहब आपसे करें तो कितना बेहतर रहेगा। एक तो हमारे आम आदमी को ये समझ में नहीं आ रहा कि बहन मायावती के साथ जो तथाकथित विश्वासघात आप लोगों ने किया उसका क्या कारण था, और या मैं इसको पलट दूं, दूसरी तरह से कह दूं, आपके इससे पहले उत्तर दे कि बहन मायावती ने तथाकथित विश्वासघात आपके साथ क्यों किया, ये नहीं समझ में आया। असल में क्या है, उस महिला में अहंकार बहुत है। ये तो पहले भी था। नहीं, उसका कारण बताता हूँ मैं जी और जिस वक्त वो जगमोहन जी वाला कांड हुआ जी और उन्होंने अपनी इंपीरियसनेस में जैसे कोई महारानी हो, हटाओ उसको वहाँ से, ऐसा जब आदेश किया प्रधानमंत्री के लिए और फिर उसको वापस लेना पड़ा, वो उनको वापस तो ले लिया लेकिन वो उसको पी नहीं पाई, और तब से फिर सोचने लगी कि अभी हमारा काम चलेगा नहीं इनके साथ। और वो फिर इस फिराक में थी कि एक कैबिनेट मीटिंग करके और देखिए, मैं सिंघल साहब, आप बड़ी बात नहीं, कई बार आप बहुत बढ़िया बात करते हैं, लेकिन कई बार गुस्से से मन जो है ना खड़ा हो जाता है जब आप ये बात करते हैं। बहन मायावती ने जगमोहन पे कहा, भाई आपकी सरकार, आपके हाथ में पूरी ब्यूरोक्रेसी, ताज कॉरिडोर के 17 करोड़ रुपए खर्च होने का मामला, केंद्र सरकार सोई रही और सब लोग कहते रहे हमको पता नहीं है। 3 महीने आप लोगों ने निकाल दिए, उसके बाद आप कह रहे बहन मायावती अहंकारी है, उन्होंने जगमोहन के बारे में टिप्पणी की, इसलिए हमारा ये बात कुछ जमती नहीं आम मतदाता। देखिए, फॉल्ट किसकी होगी वो तो सीबीआई निकाल रही है, लेकिन एक दफे जब आपकी फॉल्ट, आपके दस्तखत मिल रहे हैं फाइल में, और उसके बाद जब आप पर इल्जाम आने लगा और आपने फिर उसको ट्रांसफर करना चाहा जगमोहन पे, और फिर जगमोहन को निकालने की बात कर दी। आज ठीक है, अगर आप वैसे कहती साहब, इसमें देखिए जगमोहन का भी वही भी सो रहे, कुछ ऐसा कुछ कहे, समझ में आता है, देखने की बात है, लेकिन इस तरह से कहना जिस तरह से उन्होंने कहा, वो इतना मतलब मुख्यमंत्री कोई बात कहे वो नागवार गुजरती है जल्दी जुबानी। इस तरह से कहेगी जगमोहन को निकाल के बाहर करना चाहिए। आपने देखा नहीं उसका तेवर उस वक्त जिस वक्त कहा था जी, मैंने मैंने देखा था, और मुझे इतना नागवार गुजरा था कि दूसरे दिन पार्टी मीटिंग थी, मैंने कहा कि इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अगर इस तरीके से बात करके, यानी अगर इस तरह से हम लोग बर्दाश्त करेंगे तो फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कोई भी हम लोग जी। उसको मैंने पार्टी मीटिंग में कहा था। फिर उसके बाद वो वहां से तो अपनी फेस सेविंग के लिए आपने मायावती, अपनी फेस सेविंग नहीं, वो मायावती को विड्रॉ करना पड़ा ना, विड्रॉल उसको बड़ा महंगा पड़ गया विद इन हरसेल्फ जी, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सिर्फ यही मेरा ख्याल से, अरे उसके लिए तो कुछ भी काफी है। बाकी देखिए, हमारे यहाँ से डिफिकल्टीज बहुत कुछ बर्दाश्त हम ही कर लेते,
उसके तरफ से बर्दाश्त करने का कोई काम नहीं हो तो रहा था। उसके पास खोने को क्या था? नहीं, खोने वो को तो आप जो ही के पास मर्जी था। आ रही थी वो कर रही थी, हाँ। सारे जुल्म कर रही थी। वो जो अब बर्दाश्त तो हम कर रहे थे, पॉलिटिकल प्राइस तो बीजेपी दे रही थी, पॉलिटिकल प्राइस तो बीजेपी दे रही थी। तो उसका अब तो अब देना उसका बंद हो तो जाएगा। पॉलिटिकल कैपिटल बना। जी। नहीं, वो देखिए, जब आप सत्ता के भाग होते हैं और फिर कोई गलत काम होते हैं या आपके ही वर्कर्स की कोई सुनवाई नहीं होती, तो आप पॉलिटिकल प्राइस देते हैं। अब आप सत्ता से बाहर हैं। क्यों नहीं बाहर है? बिल्कुल बाहर है उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह की सरकार बनने के बावजूद भी बावजूद माने क्या हम तो मुलायम सिंह के भाग हैं? हम कोई मुलायम सिंह को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं सपोर्ट करने वाले। आप इस चक्कर में मत रहिए, हम विपक्ष में हैं, इस बात को बहुत क्लियरली समझ लीजिए। और अगर मुलायम सिंह की सरकार गिरती होगी तो गिरने देंगे, ये गिरवा देंगे। गिरवा वो तो अपने आप ही गिरेगी जैसी स्थिति है। चलिए, अब देखा जाए आगे, क्या चल जाए तो बहुत अच्छा सिंगल है, साहब। गिरेगी तो हम सहायता नहीं करने वाले। चलिए सिंह जी, आप बताइए मुझे, ये जो नौटंकी उत्तर प्रदेश में हुई, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनको बधाई भी देनी चाहिए। हमको कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो बधाई का पात्र तो रहता ही है। बहरहाल हम जो इस प्रकरण पे कि चेंज ओवर बहन मायावती से निकल करके उत्तर प्रदेश के ताज का पिटारा जो है मुलायम सिंह के पास चला गया, व्हाट इज दैट? देखिए, मायावती के जाने की जो समीक्षा आप लोग कर रहे थे, उसमें ताज कॉरिडोर का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। उसको बिल्कुल ऐसे जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिंगल नहीं, साहब मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ सिंगल उसको। साहब जो बता रहे थे जी। कि पहले उन्होंने डिमांड किया कि जगमोहन को ड्रॉप करिए, उसके बाद जगमोहन को ड्रॉप नहीं किया गया, और उन्होंने जब अपना वो वापस लिया तो वो रिकनसाइल नहीं कर पाए कि कैसे मैंने कहा कि निकालो, फिर मैं चुप हो गई। इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात इतनी नहीं है। भोली बहन मायावती नहीं है, ऐसा आप नहीं कह है। रहे हो रिकंसाइल नहीं कर पाए। अगर आप 17 इनसाइड करोड़ के कागज पे अगर आप नहीं, आप कोई नहीं समझ रहे। मैं बता रहा हूँ आपको, उसको अहंकार पीना पड़ा ना, उस पीने को रिकंसाइल नहीं। नहीं, सिर्फ इतना पॉलिटिकल ऑपरेशंस में अहंकार बहुत लोग पी लेते हैं, अगर अपना फायदा होता है तो। मामला इतना नहीं है। ताज कॉरिडोर का मामला जितना अंदर घुसता जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोग उसके लपेट में आते जा रहे हैं। जगमोहन को हटाने के पीछे मायावती का सिर्फ एक मकसद था कि एक पब्लिक में जो मैसेज जाएगा वो ये जाएगा कि जगमोहन ने गलती की थी। अब पूरे एपिसोड की गाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जगमोहन पे गिरेगी। मैं एक पब्लिक के दिमाग में नहीं, लेकिन अब क्या होगा? बग्गा साहब, पुनिया साहब और बहन मायावती को सारे कौन लोग बचाएगा? फाइल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये एक दैट वाज अ काइंड ऑफ डील। हाँ। और उस डील के आगे भारतीय जनता पार्टी नहीं झुक पाई है, और झुक भी नहीं सकती थी, इसलिए कि चीजें इतनी आगे निकल गई हैं कि अगर आज आपकी गवर्नमेंट नहीं रहती है, कल के दिन कोई गवर्नमेंट आए और उस फाइल को उलट पलट करने लगे तो फिर सारे लोग एक्सपोज होंगे। तो इतने बड़े मामले में चीफ मिनिस्टर को बचाने की कुव्वत नहीं रही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास, इसलिए जो चीज जहां थी वहीं से फिसलने लगी। और मायावती के खिलाफ जो सबूत और जो चीजें आने लगी हैं, उसमें मायावती के लिए भी एक पब्लिक मैसेज ये देना कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे धोखा दे दिया और राम मंदिर का इश्यू हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे थे, ये मैसेज दे के वो अलग हो रही हैं। तो इतना बहुत ही मतलब दे आर लॉयल टू द राम मंदिर इशू, नॉट टू द मायावती। नहीं, फ्रॉम बिगिनिंग दे वर लॉयल टू राम मंदिर इशू। शुरू से ये मायावती का स्टेटमेंट है, एक ट्विस्ट है, इशू को ट्विस्ट देने वाली बात है। मायावती सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनल होने के लिए मेरे ऊपर प्रेशर दिया और मैं नहीं हो पाई, सेकुलर हूं मैं, ठीक है। लेकिन बात इतनी नहीं है, इसके पीछे का जो बिजनेस है वो यही है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपके साथ हमको सरकार चलानी है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, तो आप इस मामले को पूरी तरह वाइंड अप करिए। जी। और ये वाइंड अप नहीं हो पाया है, सरकार गिरने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। अब इस ट्रेजेडी में से, जैसे होता है ना कि मिजरीज में पॉलिटिक्स करना, अब इसमें जिसको जो माइलेज लेना है पॉलिटिकल, वो लेने की कोशिश कर रहा है, वेदर दैट इज बीजेपी और बीएसपी। सतपाल जी, मुझको ये लगता है कि बहन मायावती और भारतीय जनता पार्टी दोनों बा से शुरू हो रहे हैं, लेकिन दोनों आपस में जो एक ब्लैकमेल की डील थी उसमें कंप्रोमाइज नहीं कर पाए। नहीं, देखिए, नहीं, ब्लैकमेल की डील, आई वुड ऑब्जेक्ट टू दैट एक्सप्रेशन। कोई ब्लैकमेल की डील नहीं थी। वो समय ऐसा था, या तो पूरे प्रदेश को दूसरे इलेक्शन में झोंक दें और या फिर एक सरकार बनाए वायबल। जो आप कह रहे हैं त्यागी जी, बीजेपी ने तो बहुत दूर तक बर्दाश्त किया और अपना नुकसान कराया एक लालच में कि चुनाव में हमारे ये काम आ जाएंगे। लेकिन एक चाइनीज प्रोवर्ब, एक कहावत है चीन की कि सारे दुख मुंह से निकलते हैं। मायावती जी के ज्यादातर कष्ट उनके मुंह से निकलते हैं।
उनकी भाषा, उनका बात करने का तरीका, जिस तरह एक और सबसे बड़ी खराबी क्या है, वो उनके जो लहजा है वो आम आदमी को भी बहुत ऑफेंड करता था, हर्ट करता था। सतपाल जी, चरण सिंह के साथ एक जन 1977 में जब बीजेपी ने मतलब जनसंघ था तब एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। ये जो जातियों के नेता हैं, ये जातियों के कमिटमेंट ऐसे हो गए हैं कि जातियों से जो नेता पैदा हुए हैं इनकी कोई मर्यादा नहीं रहती। ये जब पावर में आते हैं तो ये समझते हैं हमारा राज, जबकि लोक राज है, इसमें आपकी जिम्मेवारी होती है, आप राजा नहीं हो जाते हैं। तो इनकी भाषाएं ऐसी हो जाती हैं कि वो सारी दुनिया को ऑफेंड करती हैं। उसके सारे मायावती जी की जितनी प्रॉब्लम आई हैं वो उनकी भाषा से आई। जी, तो आप ये मानते हैं कि कबीर साहब ठीक थे कि मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और आपको अपमानित तो ना करें लोगों को, आपको अपमानित तो नहीं करना चाहिए। जी। मुलायम सिंह जी के लिए जिस तरह वो बोलती थी, मुलायम सिंह आज से राजनीति में नहीं है। मुलायम सिंह लोहिया के साथ जेल में जाके राजनीति शुरू किए थे, उसको मुलायम कह के बोलना ये अपने आप में सब मर्यादा, बहुत बुरी बात है। मनमोहन के लिए जो बोला था जी, त्यागी जी, मायावती की जो भाषा है वो अनायास नहीं है, ये सायास है, जानबूझ के इस्तेमाल की जाती है, और इस तरीके के व्यवहार और इस तरीके की भाषा का उनके वोट बैंक पे सीधा असर पड़ता है। हाँ, ये I was about to say that. ठीक यही शैली लालू यादव अपनाते हैं बिहार में। इनकी जो पब्लिक है जिसके सुपर साइकी में घुसे हुए हैं, एकदम लीडर बन गए हैं ये, और वो क्लास एक रिवेंज लेने वाला एक क्लास है। सैडिस्ट प्लेजर कहते हैं उसको, अंग्रेजी में शब्द है। वो हमारे आपके एनालिसिस में हो सकता उससे है, समझते हैं उनकी प्रेस्टीज बढ़ रही है। हमारी आपकी भाषा में या हमारी आपकी समीक्षा में ये भाषा में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मायावती अगर किसी आदमी को, तू जैसे राजनाथ सिंह के बारे में मायावती ने कभी सम्मानजनक शब्द नहीं, राजनाथ बोलता है, मुलायम कहता है, तो ये ऐसा नहीं कि मायावती इतना नहीं जानती है कि किसके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, भाषा क्या बोलनी चाहिए। मुख्यमंत्री हैं और इतना खराब बैकग्राउंड है, शायद टीचर थी अगर मैं नहीं, लेकिन वो ये भी जानती हैं, लेकिन- जब वो धमका दी जाती हैं दिल्ली से, तो जगमोहन जी भी बोलने लगती हैं। जी, वो फॉर द टाइम बीइंग एडजस्टमेंट है, ये- लेकिन रियल पॉलिटिकिंग यही है ये कि जो नॉर्थ वो भाषा इंडियन बोलती बुली है, का कैरेक्टर है, ये उत्तर भारतीय बुली, हम सब हैं उसमें, हड़काने की कोशिश करते हैं। नहीं तो और अब जब एक- हड़काए जाते हैं, सतपाल जी, मैं- सतपाल मैं- जी, मैं दूसरे हम लोग पक्ष पे हम लोग विषय से विषयांतर हो ये रहे हैं। बात मैं कह मैं रहे हैं, एक मिनट, असीम जी जो कह रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने जो उसकी वोट बैंक है उस पर इस भाषा का बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। ये है नहीं तो That मैं is- लेकिन वो उसका फायदा नहीं करती, उसके वोट बैंक को, उसका वोट बैंक बैंक देहात में रहता है। वोट बैंक सतपाल जी, सतपाल जी, नहीं, उसके वोट बैंक का फायदा नहीं है, सतपाल उसको जी- कितनी कठिनाइयां हाँ, पैदा होने वाली हैं। सतपाल जी, वो जानती नहीं है, वो हाँ। दूसरी चीज। सिंगल साहब, मैं ये कह रहा था कि आपको लग रहा है, क्योंकि सब लोग ये मान के चल रहे थे उत्तर प्रदेश की सरकार मार्च तक टिकेगी और मार्च में इनका हनीमून टूट जाएगा तो फिर ये अपने दूसरे से किसी मुता मैरिज करने की सोचेंगे, लेकिन क्या किसी को संभावना नजर आ रही थी कि ये सरकार अभी जाएगी? नहीं, जिस तरह का मायावती का आचरण रहा है, बहुत लोगों को ये डर था। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज मैं लाना चाहता हूं डिस्कशन में आप सबों के लिए, कि आप ये जो सबकी सेंसिबिलिटी हर्ट करने का ही तो ये नतीजा है कि आज मुलायम सिंह जी की शपथ में सारी दुनिया खुश है, हाँ, बीजेपी से लेकर और कांग्रेस तक सारी पार्टियां, कोई एल्बो रूम नहीं बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, सारी राजनीतिक ताकतें आइसोलेट हो आज गए। आज प्रसन्न है और एक साथ हैं। जी, तो ये कोई तो ऑफेंड करता है, कोई तो इस चीज को वो सिर्फ मुक्ति का भाव है सब कहते हैं। वो मायावती इसको आप इस वक्त- एनालाइज इस वक्त करिए। मायावती पॉलिटिकली पूरी तरह आइसोलेट हो चुकी है। और जब तक वो फिर अपनी भाषा संभालती नहीं पर एक बात बता दूं सिंगल साहब, आपकी स्थिति उत्तर प्रदेश में विभीषण वाली होती जा रही है। ये विभीषण कोई- वाली कि हमारी कोई- स्थिति कोई तो आपके ना शुरू तो- से ही जिस वक्त हम घुसे थे जी, तभी मालूम था कि हमको एक राजनीतिक दाम भरना पड़ेगा इसका, जी, मालूम था। नहीं पर दाम भरते भरते आप तो ताजपोशी के चक्कर में हैं। ताजपोशी का चक्कर नहीं था यार। इनकी आप- चीज विभीषण की नहीं है त्यागी जी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत स्ट्रेटेजिकली मूव कर रही है, जहां तक मेरी भाई, समझ है। उन्होंने मायावती को छोड़ दिया, मायावती नहीं, शेष मायावती जी को छोड़ दिया है कि मुलायम सिंह निपटा देंगे। अब इन लोगों की गेम प्लान है कि हम मुलायम को कैसे निपटाएं। जी, ठीक है, ये एक के पीछे एक लगाए हुए और अपने को पार्लियामेंट इलेक्शन के लिहाज से, देखिए मायावती का जाना अकस्मात बिल्कुल नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट इस बात को नहीं मानेगा कि मायावती चलेगी तो अचानक चलेगी। मायावती तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पे प्रधानमंत्री ने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार की ये कारस्तानी है। ये चुभी तो उनको किसी मुख्यमंत्री के बारे में कारस्तानी शब्द इस्तेमाल करना
ये उसी दिन तय हो गया था कि नहीं, उत्तर ये प्रदेश वाजपेयी जी के वो एक मजाकिया अंदाज था वो मुख्यमंत्री के लिए नहीं था, तीस कोई करने का था। प्रधानमंत्री ऐसे थे। वो उस कृत्य के लिए था। हाँ जी, वो कृत्य बड़ा घिनौना था। वो कृत्य कोई डिस्क्रिप्शन दूसरा हो ही नहीं सकता। एक होती है रेड, सिंगल साहब एक बोनाफाइड राजा जो उसका है स्पष्टीकरण कुछ भी चीजें नहीं दिया। एक्सप्रेस नहीं करता है, होती नहीं, सिग्नल्स देते हैं। सिग्नल्स जैसे देता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था उससे नतीजा निकलता था जी। स्पष्टीकरण भी नहीं दिया था। उन्होंने कहा था ये कोई खराब शब्द स्पष्टीकरण नहीं की है। आवश्यकता नहीं हाँ, थी। और हर बात जरूरी थोड़ी है प्रधानमंत्री एक्सप्रेस वे में कहे मैं इसलिए कह रहा हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को भेजना है। यू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस, हास्य दैट इज ए का बात पॉलिटिक्स। एनी हाउ हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की और ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे। लेकिन जो लोग समझते हैं कि राजनीति शतरंज की तरह चलती है वो गलती पर हैं। राजनीति में कोई नियम नहीं है, यही उसकी राजनीति की खासियत है। और जब जिस खेल में नियम नहीं होता वहाँ यही होता है। कभी मायावती आती हैं, कभी जाती हैं, कभी मुलायम सिंह आते हैं, कभी मुलायम सिंह जाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की ताजपोशी। क्या मुद्दा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक घमासान है वो क्या करवट लेगा, इसकी नज़र है सब पर। तीन बातें जो हमको नज़र आ रही हैं और पूरा देश जिनकी चर्चा कर रहा है, जो ये कह रहे हैं कि ये डील है मुलायम सिंह को कुर्सी पर बने रहने के लिए कि मुरली और आडवाणी को छेड़ो मत, मायावती को छोड़ो मत और भाजपा को छेड़ो मत। ये सारा का सारा है और इन तीन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सतपाल मलिक जी हैं, वीपी सिंघल जी हैं, सत्यप्रकाश असीम जी हैं। सिंघल साहब आप मुझे बताएं, ये तीन बातें जो मैंने बताई कि मुरली आडवाणी को छोड़ो मत, मायावती को छोड़ो मत और भाजपा को छेड़ो मत, तोड़ो मत। ये तो आपके दिमाग की उपज हो सकती है। मुरली आडवाणी को छेड़ने का काम कैसी को होगा, क्यों होगा, कोई वजह ही नहीं दिखती। भाजपा को छेड़ो। एक मिनट, लालजी टंडन जी लाइन पे हैं, जरा उनसे बात कर लें। उत्तर प्रदेश के मजबूत नेता लालजी टंडन हमारे साथ हैं। लालजी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप बताएं, उत्तर प्रदेश की सरकार मुलायम सिंह यादव के सर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज आपको कैसा लग रहा है? कैसा क्या, मेरे को अगर हमारी बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते हैं तो कोई तो बनाएगा। मुलायम सिंह के पास बहुमत था, उनको राज्यपाल ने अवसर दिया। नहीं, पर आपने तो बहुमत वाली सरकार ही गिरा दी। हाँ, अगर वो कोई काबू से बाहर हो जाए तो उसके ऊपर नियंत्रण करने का तरीका क्या था? नहीं कर सकते हैं तो दूसरा बनाओ। नहीं तो आप मुख्यमंत्री को काबू में रखना चाहते हैं या मुख्यमंत्री के माध्यम से सरकार चलाना चाहते हैं? काबू तो लोग जंगल में रखते हैं एक दूसरे को। नहीं, सरकार चला रही होती तो भैया स्थिति को बिगड़ती जी। नहीं तो अब क्या होगा उत्तर प्रदेश में? उन्होंने तो फिर चुनाव में झोंकने के लिए प्रदेश की जनता के ऊपर एक बड़ा भार आर्थिक डालने की कोशिश की थी। हाँ, उसको हमने विफल कर दिया, क्योंकि पहले भी जो मिली जुली सरकार बनाने का लक्ष्य यही था कि बार बार चुनाव ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छे नहीं है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये जो है ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। कोई विकल्प हो सकता है तो हो। पहले हमने मना किया था कि हम तो विपक्ष में ही रहेंगे, लेकिन जब स्थिति ऐसी आई, कोई सरकार नहीं बन पाया, तो फिर हमने वो सरकार बनाई थी। सरकार बनाई इसलिए थी कि चुनाव बार बार ना हो और प्रदेश का विकास हो। लेकिन जब वो जो उसका मूल उद्देश्य था उसी पर चोट होने लगी, उसे भंग करने का प्रस्ताव एक तरफा हो गया, लाल जी, तो पेश ही नहीं हुआ। लाल जी मुझको ये बताएं, उत्तर प्रदेश में आप सिर्फ चुनाव टालने के लिए लोगों से वोट लिया है या सरकार चलाने के लिए वोट लिया है? नहीं, सरकार चलाने के लिए या बार बार चुनाव करने के लिए सरकार चलती है। नहीं, आपने कहा कि हम तो सरकार चुनाव का काम टालने के लिए समय पे पहली चुनाव बार बहुत कराना है, साथ वो दिया, इस चुनाव बार भी कराए। चुनाव टालने के लिए सरकार गिरा दी। तो आपका मकसद ये है कि बीजेपी को लोगों को इसलिए वोट देना चाहिए कि वो सिर्फ सरकार चुनाव टालते रहे? हाँ, जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है जी, उसमें हमने स्थिर सरकार देने का वायदा किया है, वो चाहे किसी के साथ मिलकर या अपने दम पर।
और वो हर बार उसी नीति के ऊपर हमारी राष्ट्रीय और लेकर राज्य तक है जी। बार बार चुनाव उचित नहीं है। ये हमेशा संभावना तलाशना चाहिए कि जो कोई सरकार बन सकती है उसे अवसर दें। ये सब जगह हुआ है, हमने कहीं उसमें हमारी पार्टी ने कोई दखलंदाजी नहीं की। लाल जी, आपका राजनीतिक विश्लेषण क्या कहता है, ये सरकार कितने दिन चलने की संभावना है? इस सरकार में कई ऐसे महारथी हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खूब लड़ चुके हैं। अब उनका कितना हृदय परिवर्तन हुआ है ये इस पर निर्भर करता है। लेकिन अब आप क्या करेंगे उत्तर प्रदेश में? हम विपक्षी दल के रूप में अपना एक जो पॉजिटिव रोल है वो अदा करेंगे। नहीं तो जो कटियार साहब ने कहा है कि हम राम मंदिर के मुद्दे को और आंदोलित करेंगे और तेज करेंगे, तो आपकी पार्टी अब राम मंदिर की तरफ फोकस हो जाएगी बहन मायावती से हटके और मुलायम सिंह से हटके? क्या एजेंडा रहेगा? नहीं, मायावती कोई इशू नहीं है हमारे लिए। एक पार्टी की वो नेता हैं, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उन्होंने स्वयं उससे जब सरकार को भंग करने का प्रयास किया तो हमने अपना संबंध तोड़ लिया। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया टंडन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सिंघल साहब, मैं जो बात कर रहा था 3 बातों की डील। पहली बात, अडवाणी और मुरली को कौन सी मुसीबत आ रही है? नहीं, अयोध्या वाले मामले में केस चल रहा है ना, सीबीआई की रिपोर्ट की वो तो बात है। चलेगा, उसको कौन रोकेगा? जी, उसको कौन रोक सकता है? थोड़ा सा लिंगर रोल तो जी हो ही नहीं, सकता है। अदालत का मामला है, कोई नहीं रोक। या तो सीधे सीधे विड्रॉल हो, अगर गवर्नमेंट इंटरफियर करेगी तो केवल विड्रॉल होगा। उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं, उसमें इंटरेस्टेड होते कब का करा लेते। जी, उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं तो वो तो अपनी चलेगा, तो उसमें क्या करना है? जी, उसमें कोई भी योगदान कोई चीफ मिनिस्टर का नहीं होना। अभी जो अपना प्रोपेगेंडा कर रही कि मुझसे करे तो दबाव डाल रहे थे कि अब जो चाहे सो कहे इस वक्त, वो अलग बात है। दूसरी चीज, आपने कहा बीजेपी को छोड़े रहो, तो बीजेपी को छोड़े रहो मत क्या मतलब है? देखो, टूट सकती है ना बीजेपी। टूटे तो तोड़ के दिखाए। आप बिल्कुल आज चैलेंज कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल चैलेंज करते हैं हम। जी, तोड़ के दिखाए हमको, जिसको तोड़ के दिखाना, जो टूट सकता था वो तोड़ लिया उन्होंने। जी, तो हम किसी के मर्सी पर नहीं है कि हमको न तोड़े। वो किसी हाथ जोड़ के भाई हमको मत तोड़ना, ऐसा स्थिति हमारी नहीं है। हमको तोड़ के, अगर तोड़ सकता है तोड़े, जी, और अगर तोड़ सकता हो जरूर तोड़ेगा। लेकिन हमारी भी हमको भी देखना है हमारी ताकत कितनी है। तो जिसको तोड़ सकते थे वो तो ऑलरेडी तोड़ लिया है। जी। हमको कोई उनसे चिरोरी बिनती करके ये कोई नहीं करा भाई आप हमको मत तोड़ना। तो आपका मतलब ये कि कोई डील नहीं हुई आपने? डील का कहाँ सवाल है? जी। हमसे कौन सी डील हो सकती है? उसकी डील हो रही है अजीत सिंह से, उसकी डील हो रही है कांग्रेस से, उसकी डील हो रही है आरजेडी से, तमाम और जिन दलों से वो अपनी सरकार बना रहे हैं उनसे डील करने की बात। हमसे डील का कोई काम ही नहीं, हम तो विपक्ष में बैठने वाले हैं। असीम जी, आप बताएं। देखिए, कुछ चीज़ें घोषित होती हैं और बहुत पुराने थ्योरी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो अघोषित राजनीतिक समीकरण है उस तरफ आप इशारा कर रहे हैं और ठीक है। वो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में अब 36 का आंकड़ा है, बल्कि बहुत बिटर रिलेशंस हो गए हैं मायावती के इस्तीफा देने के बाद और सरकार से हटने के बाद। और मुलायम सिंह और मायावती का कॉम्बिनेशन कभी हो ही नहीं सकता। एक ही रोटी के 2 टुकड़े खाते हैं दोनों, एक ही वोट बैंक है करीब करीब। इसलिए बीजेपी की नेचुरल चॉइस मुलायम है आज की तारीख में। अब डील क्या हो सकती है? डील ये हो सकती है कि एक समय लंबा आए जिसमें मुलायम, मैंने कहा पहले कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि मायावती को मुलायम सिंह निपटा दें और मुलायम सिंह का इंतजाम हम करेंगे जी। एंड दिस इज द डील। डील को क्या कोई रिटर्न एग्रीमेंट कॉर्पोरेट स्टाइल में थोड़ी होता है? नहीं कोई जी। मैं ओरल भी नहीं हो इस सकती बात ये डील। से सहमत नहीं हूँ सतपाल जी को सुने। बीजेपी के एजेंडे पे मुलायम सिंह हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। एक तो अब बदले हुए मुलायम सिंह हैं, उनकी स्वीकार्यता, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ी है, वो लोगों को ऑफेंड नहीं करेंगे। एक सिचुएशन है जो इमर्ज होगी, जो मैं किसी एक पार्टी के आदमी के तौर पे नहीं कहना चाहता हूँ, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे कहना चाहता हूँ कि मायावती बहुत बदले की भावना से जब कांग्रेस की तरफ चलेंगी और कांग्रेस को किसी स्टेज पे ये लगेगा कि मुलायम सिंह जी और बीजेपी का बहुत बढ़िया चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश से कहीं देश के स्तर पे गैर कांग्रेसवाद की भी शुरुआत हो सकती है।
आपको ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता, जिसको नहीं लोग तो वो तो सोचते हैं। नहीं तो वो तो बहन मायावती ने कहा भी ना कि कांग्रेस त्यागी अगर जी, थोड़ी सी हमने गलतियों की जो- माफी मांग ले तो मैं तो तैयार हूं कांग्रेस के साथ भी काम हमने जो करने। बात कही थी वो बिल्कुल दूसरी तरीके की। उसमें जैसे मुलायम एक सिंह जी और बीजेपी के रिश्ते ठीक रहेंगे, भारतीय खराब नहीं जनता होंगे। पार्टी के एजेंडे पे मुलायम सिंह के अलावा दूसरा कोई उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट इलेक्शन में हो ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है कि मायावती के साथ उन्होंने चुनाव लड़के देख लिया, अब मायावती अलग हो गई हैं और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बन गई है और मुलायम सिंह एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन लेकर के राजपाट करने वाले हैं। तो अगले पार्लियामेंट चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल क्लोज कंटेस्ट में राइवल कौन होगा मुलायम सिंह के अलावा, मतलब लेड बाय मुलायम सिंह। जी इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे मुलायम सिंह इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो जो आपने व्यवहार बदलने वाली बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि मुलायम सिंह होस्टाइल होकर के किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार रख करके एक्ट नहीं करेंगे, ऐसा लगता है हमें। जी चलिए हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की ओर। देखें मुलायम सिंह यादव का तीसरा टर्म। मुलायम सिंह यादव was sworn in as the Chief Minister of Uttar Pradesh by Governor Vishnukant Shastri today. The oath of office and secrecy were administered at 10:10 a.m. at a brief ceremony at the sprawling Lakshman Mela ground. Yadav took the oath alone, confirming speculations that the cabinet expansion would take place after the government proves its majority on the floor of the House. The House will be convened on September 2 and as per the directives of the governor, the new Chief Minister will have to prove his majority within 14 days of the commencement of the assembly session. First press conference. Mulayam said his government priorities are law and order and establishing social and communal harmony. Yadav announced withdrawal of Pota cases against political leaders in the state. Pota slapped on political leaders to settle scores would be withdrawn. Cases of those arrested under National Security Act and the Gunda Act during Mayawati's regime would also be reviewed. Announced a number of steps benefiting people, including payment to cane growers amounting to rupees 1,340 crore. The ban on elections to students' union in colleges and universities would be lifted. About Ayodhya, he says his stand on the matter was well known. Beds to patient in government hospitals would be available free of cost. हम लोग मुलायम सिंह जी के प्रोफाइल पे बाद में आएंगे, हम चलते एक छोटे से ब्रेक की ओर। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है जिस पर कि मुलायम सिंह यादव जी ने मौन साध लिया है राम मंदिर के मुद्दे पर, उस पर बात करेंगे कि राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश की या राजनीति को कैसे आंदोलित करेगा। छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं मुलायम सिंह के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर, उनकी समस्याएं, उनकी ताजपोशी पर जो संकट है और आ सकता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। देखें प्रॉब्लम्स ऑफ फॉर मुलायम सिंह यादव. One of the biggest challenges before the new Chief Minister Mulayam Singh Yadav is how to stop the BJP's temple juggernaut in the changing political situation in Uttar Pradesh. In his first press conference, Mulayam has avoided speaking a word on the temple issue. He left it to the leaders of coalition partners to deal with the contentious issue for the time being. This would be one of the issues all the coalition partners would be discussing to take a decision. The coalition would make its stand clear in a day or two and include it into the common minimum program. Ajit Singh. I have a definite information that a tacit understanding has been struck between Mulayam Singh Yadav and the BJP. Mulayam would be the chief minister, but the BJP would be controlling the government by proxy Mayawati. Both would try to cash in on ASI report by pulling up in different directions. Mayawati. We would be taking out yatras to create 1991 like Ram wave. Anyone challenging it would face the wrath of the Hindus. Katiyar. There is something fishy in the fresh power game. Mulayam will have to regain trust of Muslims who are scanning BJP's role in helping Mulayam to grab power in the state. A Muslim leader who does not want to be quoted. हम लोग कांग्रेस के डायलेमा की बात बाद में करेंगे. चलिए हम लोग बातचीत के इस हिस्से में मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिक्स पे बात करें. सतपाल जी आप मुझे बताएं. मुलायम सिंह यादव जी की जो पहले दिन की घोषणाएं हैं वो ये साबित करती हैं कि वो जमीन को समझते हैं कि क्या है. मुलायम सिंह जी ने किसानों का एक झटके में सारी ग्रीवेंस खत्म कर दी.
मुलायम सिंह जी ने छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो बनारसी दास जी के जमाने की स्टूडेंट यूनियन खत्म थी वो चालू कर दी, 14 घंटे बिजली दे दी। मुलायम सिंह जी एक पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट चलाएंगे और जिनको हम मुद्दा समझ रहे हैं वो मुद्दा ही नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो जनता के सवाल हैं उनको मुलायम सिंह होशियारी के साथ हल करेंगे, जो आज की उनकी घोषणाओं से लगता है। एक टेस्ट उनका होगा लॉ एंड ऑर्डर पे, उसमें उनको थोड़ा निर्मोही और निर्मम होना पड़ेगा अपने और पराये के लिए, और किसकी, क्योंकि ये बड़ा इशू है। अपने तथाकथित जी नहीं अपने तथाकथित लोगों का मैं उनको नाम नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मंदिर के मामले में कोई कन्फ्रंटेशन उत्तर प्रदेश में होने चलिए वाला है। अखिलेश जी उनकी पार्टी के सांसद लाइन पे हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अखिलेश जी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। अखिलेश जी आप मुझे बताएं, मुलायम सिंह जी को लेकर के तमाम तरह की शंकाएं और वहां पोह जारी है और सब कह रहे हैं ये बीजेपी की प्रॉक्सी गवर्नमेंट है। आप बताएं मुलायम सिंह जी के राजपाट पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? त्यागी जी, मैं इस संदर्भ में स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने हर प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता की दखल दौर से बाहर रहे, लेकिन परिस्थितियों ने पलटा खाया और आज परिस्थितियां इस मोड़ पर खड़ी हैं कि आज समाजवादी पार्टी को दलों के बाहर जिस तरह से समर्थन मिला है, जनता का जिस तरह से समर्थन मिला है, उससे स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साम्राज्य से करा रही। नहीं, अभी आप क्या करने जा रहे हैं? कराना ठीक है, अभी जो गिवन सिचुएशन है उसमें ये डील हुई है कि आपको आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी को छेड़ना नहीं है और बहन मायावती को छोड़ना नहीं है। एक मिनट अखिलेश जी सुन लें। जो डील हुई है कि मुरली मनोहर जोशी जी और आडवाणी जी को छेड़ना नहीं है और बहन मायावती को छोड़ना नहीं है और बीजेपी को तोड़ना नहीं है, तो इस डील के तहत ये राजपाट चलेगा? मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की कोई डील नहीं हुई है और जो भी लोग इस मामले में अभियुक्त पाए जाएंगे उनके साथ कोई रियायत नहीं होगी, कानून अपना कार्य करेगा। विनय कटियार जी ने कहा 1991 की तरह हम लोग राम मंदिर का आंदोलन चलाएंगे, आप क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी कानून की रक्षा करने के लिए संविधान के दायरे में हर वो कदम उठाएगी जिससे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अमन चैन कायम रहे, किसी को भी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अखिलेश जी, गैर कांग्रेसवाद की राजनीति मुलायम सिंह जी ने अब तक की है, लेकिन आज कांग्रेस के साथ कुर्सी से कुर्सी मिला करके बैठ के तो मुलायम सिंह जी का जो बेसिक दावा था वही ध्वस्त हो गया। द वेरी प्रोमाइज ऑफ दैट पॉलिटिकल फंडामेंटल हैज बीन डिमोलिश्ड। देखिए त्यागी जी, जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें पूरे देश के अंदर सांप्रदायिकता का नंगा नाच कर रही हैं, ऐसे वक्त में ये समय का तकाजा है कि धर्मनिरपेक्ष सोच की ताकतें एक मंच पर इकट्ठा हो और समाजवादी पार्टी ने उन्हीं धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक मंच पर इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतों से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। अब बीपी सिंघल जी हमारे साथ हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। आपने कहा कि जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें नंगा नाच कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, आवाज सुनाई नहीं दे रही। कम से कम आप केवल 2 ऐसे दृष्टांत दे दीजिए। सुनाई दे रही है सिंघल साहब। अखिलेश जी, आपको आवाज नहीं आ रही है सिंघल साहब की? नहीं, बीपी सिंघल साहब तो जोर से बोलते हैं लेकिन उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है त्यागी जी। वो दो सवाल करना चाहते हैं कि 2 दृष्टांत जी सांप्रदायिकता के नंगा नाच के उत्तर प्रदेश में 2 दृष्टांत दे दें। चल, आप वो ये कह रहे हैं कि आप 2 उदाहरण दे दें सांप्रदायिकता के नंगा नाच के। मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात में नरेंद्र अरे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि गुजरात की बात हो रही? हेलो, मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों का कत्लेआम कराया, सांप्रदायिकता के नंगा नाच, ये तो आपका प्रोपेगेंडा है, इसको तो बंद कर दीजिए तो बेहतर है। ये महाप्रोपेगेंडा है। आप समझते हैं गुजरात में गोधरा के बाद केवल मुसलमानों की हत्या हुई है? मैं साफ तौर पे बहुत बड़े कम से कम आदरणीय सिंघल जी, करीब आधे तो हिंदू भी मारे गए। विषयांतर हो रहा है। आदरणीय सिंघल जी, बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि मानवाधिकार आयोग से लेकर विभिन्न संगठनों ने यह स्पष्ट तौर पे आरोप लगाए कि नरेंद्र मोदी आयोग ने नहीं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि विषय बदल रहा है और आप फोन पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंघल साहब,
हम आप मुलायम सिंह मेरा बीच में रह गया एक था। मिनट फैशन हो गया है जी, मैं बीच में सांप्रदायिकता कह करके और फिर गुजरात का नाम ले देना। बीच में बात रह गई थी। मैं ये कह रहा था कि मंदिर के सवाल पे उत्तर प्रदेश में कोई बखेड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा बड़ा व्यक्तित्व है कि उन्होंने इस मसले को दो चीजों पे ला दिया है कि बेहतर तो हो बातचीत से हो जाए, वरना कोर्ट से हो जाए। लगभग सब पार्टियों की इस पे सहमति है। इसमें मुझे नहीं लगता कि खुद प्रधानमंत्री चाहेंगे कि इस तरह का कोई, मुझे नहीं लगता ये सवाल इशू है। खड़ा नहीं होने का। एक मिनट असीम जी, इस संबंध आपकी में- मेरी इस पीड़ा सं- एक है। इस मैं संबंध- सिंगल साहब से इस पूछ रहा हूं। संबंध सिंगल में- सिंगल साहब, लेट्स एक इसी संबंध में बता दूं, जी जो भी फाइंडिंग आई है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है, उसके आधार पर संभवतः आज आराम से बातचीत में हल होने का बड़ा पूरा इम्कान दिखता है मुझको। क्यों वैसे भी यह स्थान, इस पर मैंने 3 बातें लिखी थी कि डिस्प्यूटेड एरिया पे मस्जिद, उस मुद्दे पे बात नहीं नहीं, करेंगे, उस मुद्दे पे इसलिए फिर बात करेंगे। वो वैसे भी बेकार है उनके लिए। ASI की हम एक मिनट hypothesis एक पे बात कर रहे हैं। एक मिनट, ASI की रिपोर्ट में हम फिर बात करेंगे। मैं तो मुलायम सिंह की पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हूँ। आप बताएं, मुलायम सिंह एज ए चीफ मिनिस्टर 3rd टाइम फॉर उत्तर प्रदेश, आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की पॉलिटिक्स और मुलायम सिंह की राजनीति आपके लिए कितनी मुफीद रहेगी या कितनी खिलाफ रहेगी? आप वेर यू स्टैंड पॉलिटिकली व्हेन मुलायम सिंह यादव इज ए चीफ मिनिस्टर? पॉलिटिकली तो देखिए, जब जो भी पार्टी जनता के लोगों का हित कर सकेगी, हम इस 1.5 साल के शासन के दौरान हम हित नहीं कर पाए, हमारा वर्कर तड़पता रहा, हित नहीं कर पाए। तो जो भी हित कर सकेगी वो पार्टी अपने आप जनता की प्यारी बनेगी। आज अगर मुलायम सिंह खुद पहल करके बातचीत करके इसका सोल्यूशन निकालते हैं मंदिर का, और मंदिर सोल्यूशन हो जाए तो अपने आप हो जाएगा। कई बार किसी गाँव- संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहरों में सिंगल साहब जब पतंग उड़ाते हैं तो कई बार पतंग नहीं उड़ती तो उसके साथ गैस का गुब्बारा बांध देते हैं। तो आपको लगता है कि आप उत्तर प्रदेश में गैस का गुब्बारा हो गए पतंग उड़ाते उड़ाते? गैस जो के उड़ नहीं गुब्बारा रही- के बांधने के बाद पतंग कंट्रोल में नहीं आ सकती। जी। वो गैस का गुब्बारा ही ले जाएगा जिधर ले नहीं, जाएगा। धागा तो हाथ में नहीं, रहता है। हाथ रखे रहो धागा, जी धागा तो रखे रहो, पतंग हाथ में नहीं रहेगी आपकी। जी असीम जी, देखिए त्यागी जी, मुलायम सिंह जी की राजनीति उत्तर प्रदेश में क्या होगी, उनकी स्थिति क्या हो, भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है, इसमें मैं आपको बात बताना चाहूंगा। जी भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कहीं न कहीं एक चिंतन एक कोने में है, एक पक्ष है, ये संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का ये दर्शन नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश के मामले में कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और उनके जो बजरंग दल। फेडरेशन है, ये मंदिर के इश्यूज को, हालांकि कहा इन्होंने कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद से एक एमिकेबल सोल्यूशन आने की उम्मीद है। ये तो 2 बातें। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा इंपॉर्टेंट इशू उत्तर प्रदेश में नहीं है। मुलायम सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद के प्रकरण के संदर्भ में लेते हुए, मंदिर के संबंध लेते हुए, उनको एक एंटी बीजेपी का सिंबल माना जाता है। मुलायम सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश में कोई एक नाम है तो मुलायम सिंह के इर्द गिर्द सारी चीजें रैली राउंड करती हैं। लेकिन आज की बदली हुई स्थिति में मुलायम सिंह यादव ने पिछले दिनों से लेकर आज तक कब ये बात कही है कि हम मंदिर नहीं बनने देंगे? एक भी स्टेटमेंट मुलायम सिंह यादव का कोई नहीं बता सकता है जब मुलायम सिंह यादव ने कहा हो कि हम राम मंदिर नहीं बनने देंगे। असीम जी, ये बात तो किसी भी एक मिनट असीम जी, अगर आपको याद आ रहा हो, वीपी सिंह की सरकार जब गिरी जी, और वीपी सिंह ने लालू यादव को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया, तो उस समय मुझे याद आ रहा है माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और उनकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि आडवाणी जी को गिरफ्तार किया जाए, और वो वीपी सिंह से नाराज हो गए इस बात को लेकर के कि आपने मुझको मौका नहीं दिया, आपने मेरे साथ धोखा किया। दूसरी वो बात नाराजगी थी, अब तक चली। त्यागी जी देख लीजिए, इसको थोड़ा सा बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। जी। हम मंदिर नहीं बनने देंगे का नारा मुलायम सिंह ने कभी नहीं दिया। हम मस्जिद नहीं गिरने देंगे, मस्जिद की सुरक्षा का नारा उन्होंने दिया था। हम मस्जिद नहीं टूटने देंगे, मस्जिद पर किसी किस्म का आक्रमण नहीं होगा, ये मुलायम सिंह की प्रायोरिटी थी। जी मुलायम सिंह की प्रायोरिटी ये नहीं थी कि मंदिर नहीं बनने देंगे। जी, दैट वाज नॉट ए नेगेटिव अप्रोच। चलिए हम लोग चलेंगे एक कांग्रेस के इसको डायलेमा समझने की चीज़ है पे ये। और उत्तर प्रदेश में अंततः क्या होगा, हम लोग कांग्रेस के डायलेमा को देखें। कांग्रेस पार्टी हाई कमांड may not have decided on joining Mulayam Singh Yadav's government, but the fight for ministerial berths have already begun in the Congress. We held a meeting on what the approach of the party should be. The decision on whether or not to be a part of Mulayam government has to be taken the party's working committee. But yes, there are differences on the issue, but these are natural. Jagdambika Pal, PCC president. The Congress working committee refused to commit itself to join the Samajwadi Party-led government in UP. The 4-hour-long meeting of the extended CWC
decided to defer a final decision on whether or not to join Mulayam Singh's government for a later date. There seems to be a horizontal divide between the senior AICC leaders and the UP leaders on the extent of involvement with the SP-led government, while senior leaders of the AICC stress the Congress should extend support from outside. The state leadership is keen on joining the government. हम लोग आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद और मायावती का स्टैंड भी जानेंगे और इस घालमेल में मायावती, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी इन चतुर्भुज में कौन जाकर के कहां टिकेगा, हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद तय करेंगे। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बातचीत हो रही है। माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हो गए उत्तर प्रदेश के तीसरी बार और हम लोग चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, राजनीति का चतुर्भुज जो उत्तर प्रदेश में तैयार है। मायावती, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। हम मायावती के स्टैंड पर बात कर लें, उसके बाद ये चतुर्कोण पूरा हो जाएगा। देखें, मायावती डिक्लेयर्ड ए वर्चुअल वॉर अगेंस्ट बीजेपी on the government formation by Mulayam Singh Yadav of Samajwadi Party. She said Governor Vishnukant Shastri had not used his discretion but acted on the advice of the BJP. The government had been made by the BJP by a design for its ulterior motive to raise the temple issue, especially after the ASI report that showed that there was a temple in Ayodhya. As for the revolt by a group of BSP legislators who had lent support to Mulayam Singh Yadav, she said she had an idea about it and said it did not come to her as a surprise, as most of them were those who had joined her from other parties just to become ministers in her government. It was for everybody to understand that whosoever had deserted the BSP could not be elected again and this would happen to them. हम लोग चले सतपाल मलिक जी के पास। पीपी सिंघल जी हमारे साथ हैं और सत्यप्रकाश असीम जी। सतपाल मलिक जी, आप हमको कांग्रेस का डायलेमा बताएं। देखिए, कांग्रेस की दुविधा बहुत गहरी है। कांग्रेस 12-14 साल से पावर के बाहर है, उसके कार्डर्स पावर के बाहर है। सतपाल जी, एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ। अरुण कुमार सिंह मुन्ना लाइन पे हैं, उनको भी सुन ले ताकि कांग्रेस का चैप्टर ही पूरा हो जाए। अरुण जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। बताएं साहब, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप क्या करेंगे? जी, मैं कह रहा हूँ, आप क्या करेंगे? बाहर से समर्थन की बात तो चल ही रही है। माननीय मुलायम सिंह जी के पास तो तमाम तरफ से समर्थन आ गया है जी। और नहीं, आप बाराती भी रहेंगे और खाना नहीं खाएंगे, कैसे होगा? नहीं, खाना तो बारात लग जाने दीजिए, बस लगवाने तक का इंतजाम था। उसके बाद तो अपना शासन करें। प्रदेश की जनता के हित में बिजली चाहिए, पानी चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए जी। किसानों, गन्ना किसानों का दाम चाहिए, आलू किसानों का दाम चाहिए, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। जो बीच में कांग्रेस की गैर हाजिरी के बाद जो प्रदेश की अवनति हुई है, उस व्यवस्था को नए सिरे से संकल्प के साथ मुलायम सिंह चलाएं जी। हमारा समर्थन तो बाहर से है ही। लेकिन तो बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों प्रदेश में फैसिलिटेटर हो गई है दूसरे लोगों को ताज पहनाने के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम ताज पहन नहीं सकते। तो हमने पहले कहा था कि इसके खिलाफ जो विकल्प होगा उसमें सहयोग करेंगे जी। ये जरूर है कि मैंने जब मैं अध्यक्ष होकर गया था तो मैंने उस समय भी मायावती जी से यही निवेदन किया था कि नई छोटी उपलब्धियों के लिए भले ही आप कहीं आज रहें, लेकिन दलितों का कल्याण जो है देश की मुख्य धारा से ही है और उसका नाम कांग्रेस है। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो कोई भी दलित नेता दलित समाज के लिए कांग्रेस में आना पड़ा है, तो बहन जी का भी स्वागत है कि आज नहीं तो कल आएंगी। आज उनको इस बात का एहसास करना चाहिए। नहीं मुन्ना जी, आप तो पुराने कांग्रेसी हैं और अनुभवी कांग्रेसी हैं, मंत्री भी रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस अगले चुनाव में क्या कह के वोट मांगेगी? ये कहेगी कि हम फैसिलिटेटर हैं, हमें वोट दो? नहीं, हम तो अपनी नीतियों के आधार पर मांगेंगे, अपने मैनिफेस्टो के आधार पर मांगेंगे। ये बीच में जो जनता जो है जोड़ घटाने की जो सरकारें बनाने का संकल्प लिया है, नारों पर, जात पर, धर्म पर, उसको मूल्यांकन करना चाहिए कि बिजली पर वोट देना है, कल और कारखाने पर वोट देना है, किसानों के दाम पर वोट देना है। तो ये तो सारे मुद्दे मुलायम सिंह के हो गए। नहीं, ये सारे मुद्दे तो मुलायम सिंह के हो गए, आपके कहाँ मुद्दे बचे?
नहीं, हमारे मुद्दे मुलायम सिंह तो तीन मरतबा आ रहे हैं इस मुद्दे के साथ। नहीं तो आपकी ये हम जो तो ये मुद्दे हमारे जाने के बाद बंद हो गए। अच्छा मुन्ना है जी, मुलायम सिंह इन मुद्दों को जन्म दे। आपकी ये मुतामेरी जो है मुलायम सिंह के साथ कब तक चलेगी? मुलायम सिंह जब तक ठीक ठाक चलाएंगे तब तक चलेगी। और कब तक ठीक ठाक चलाएंगे? ये तो मुलायम सिंह को तय करना है, क्योंकि चलाने वाले तो वही है ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतपाल जी। धन्यवाद सर। देखिए, कांग्रेस की जो दुविधा मुझे लगती है वो बहुत, इससे खराब स्थिति में कांग्रेस कभी नहीं फंसी थी। जी, तो कांग्रेस ये जानती है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उस दिन मरी थी जब मुलायम सिंह जी को समर्थन दिया था, जी, क्योंकि कांग्रेस का जो बल्क वोट है, मुलायम सिंह उसी के नेता हैं। जी, तो या तो दोनों में कोई लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग हो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर, तब तो ये साथ चलेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस को ये लगेगा ऐसा नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर कांग्रेस को कुछ और सोचना पड़ेगा। और वो सोच मुझे लगता है कहीं मुन्ना जी की बात से भी लगता है कहीं शुरू हो गई, क्योंकि मुलायम सिंह खुद इतने ताकतवर हो जाएंगे कि कांग्रेस और यहाँ तक कि अजीत तो सिंह आप भी, ये इनकी कहना कोई नहीं, रेलेवेंस आप ये नहीं कहना रहेगी। चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स का जो विदर पॉलिटिक्स ऑफ यूपी है जी। उसको चतुर्कोण से निकल करके त्रिकोण में आना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं रहेगा जैसा आज है। नहीं, ऐसा कुछ दिन बाद अजीत सिंह और कांग्रेस की जरूरत ही नहीं रहेगी मुलायम सिंह जी को। वेरी गुड। तो असीम जी आप बताएं। मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे अभी अरुण कुमार मुन्ना की बातचीत से लगा या सतपाल जी कह रहे हैं, एक बात छन के आ रही कि कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर के मायावती जी कांग्रेस के साथ कुछ समझौता करें, कुछ तालमेल करें। हमारी समझ से मुलायम सिंह यादव एक अकेले मुलायम सिंह यादव नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर। बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ अगर कांग्रेस तालमेल करती है तो उत्तर प्रदेश का सीन सामने हो सकता है कि कांग्रेस को फायदा हो उत्तर प्रदेश में, और दलितों का वोट जो एक ट्रेडिशनल वोट का भी रहा था वो फिर वापस आ जाए। लेकिन मुलायम सिंह का सहारा कांग्रेस को लेना पड़ेगा अगर केंद्र की राजनीति करनी है और केंद्र में सरकार बनानी है तो, क्योंकि फिर मुलायम सिंह के साथ बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जुड़ी हुई, जी, लेफ्ट की सारी पार्टियां हैं। एक जो माइनस बीएसपी जो और माइनस कांग्रेस जो पार्टियां हैं वो एक सैटेलाइट है और घोषित तौर पे एक है। तो मुलायम सिंह की वक़्त और मुलायम सिंह की संख्या जो है वो दिल्ली में आकर के बढ़ने लगती है। जी, बहुत हम अच्छी एक बात चीज एक सेकंड हम सिर्फ चाहते जी, पहले नहीं, से- नहीं, नहीं, आप बोले प्लीज। दुविधा यह है कि लीडरशिप एक तरह से सोच रही है कांग्रेस की, हाँ। और कांग्रेस के जो एमएलएज हैं वो कोई कांग्रेस के नहीं है, वो थाना तहसील करके अपने दम पे जीतते जी। हैं, 12 साल से बाहर हैं, उनकी एक अलग इच्छा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप का वहां रिट भी रन करे। ये भी खतरा है कि वहां लीडरशिप कुछ चाहे और हो कुछ और जाए। जी, हालांकि प्रमोद तिवारी जी जो चाहते हैं, और आपको तो मालूम है प्रमोद तिवारी जी तो क्या चाहते ऑलवेज विद द रूलिंग पार्टी ऑफ उत्तर प्रदेश रहते मैं हैं। व्यक्ति की नहीं जी। बात कर रहा किसी की। जी, आप बताएं सिंगल साहब, मैं चतुर्कोण से त्रिकोण होती हुई ऐसा है, राजनीति में आप कहाँ खड़े होंगे? आपका कोण क्या कहेगा? अभी इस स्टेज पर कुछ भी प्रिडिक्ट करना बिल्कुल ही बेमानी है। इतने इम्पॉन्डरेबल्स होते हैं राजनीति में। मुलायम सिंह जी किस प्रकार से अपनी सत्ता चलाते हैं, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि सत्ता में आने के बाद कितना भी आप पॉपुलिस्ट मेजर लीजिए, अगर आप सिर्फ पॉपुलिस्ट एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आता है, आप मानते हैं? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बड़ा स्ट्रांग पड़ता है। जी। और अगर वो जैसे आज है तो आप नहीं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पे वोट मांगेंगे नहीं, या? हम अपने दम पर वोट मांगेंगे, कहेंगे तुमने हमको फ्रैक्चर वोट दिया, ये दशा पे पहुंचे हो। जी। अगर चाहते हो उत्तर प्रदेश का कल्याण हो तो पूरी तरह से आप बीजेपी को एक मेजॉरिटी दीजिए। जी। तो देखिए प्रदेश का किस प्रकार से जैसे कल्याण चलिए जैसे चलिए देश सर, का हम लोग कल्याण आप होगा। उत्तर प्रदेश का विश्लेषण यहाँ फिर का हो, करेंगे। यहाँ भी फ्रैक्चर और हुआ है। उत्तर प्रदेश क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है और पूरी देश की राजनीति पर उसका असर होता है, हम लोग फिर विश्लेषण करेंगे। आपका बहुत बहुत मुलायम शुक्रिया। सिंह जी को सबकी जी, बधाई आप पहुंचा दें। बिल्कुल, हम लोग और हम मुलायम सिंह जी को हाँ, आप फिलहाल सबकी तरफ से सबकी तरफ से बधाई दे मुबारकबाद देते दे हैं। दें। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी को ये एहसास नहीं था कि धरती के पास जब मंगल ग्रह आएगा तो कौन कौन से ग्रह नजदीक आ जाएंगे और कौन कौन से राजनीतिक ग्रह दूर चले जाएंगे, और ये सारे राजनीतिक ग्रह कब तक मुलायम सिंह जी के साथ रहते हैं और कब मायावती से जुड़ते हैं और कब बीजेपी से, किसी को नहीं मालूम है। हालांकि जो नक्षत्रों को दूरबीन से देखने का काम करते हैं उनको भी नहीं मालूम है कि ये राजनीतिक तारे कहाँ जाकर के जुड़ेंगे और कहाँ नहीं। लेकिन जब भी इस राजनीति का नक्षत्र बदलेगा हम लोग फिर विश्लेषण लेकर के आएंगे। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।